आजकल ट्रेंड चला हुआ है, जो मदर्स हैं बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा के मतलब खुशी नहीं है, उनको सिंथेटिक बेस्ड फार्मूला बेस्ड मिल्क इंट्रोड्यूस करवा देती हैं। मैं देखता हूं कि मदर्स को अपनी फिगर या स्पेसिफिकली ब्रेस्ट साइज को लेके इतनी कॉन्शियस हैं या इतनी इनसिक्योर हैं, ब्रेस्ट फीड करवाना ही नहीं चाहती। ये जो बच्चों के बेबी प्रोडक्ट्स आते हैं खाने के, अब हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन सबको पता है कि पाउडर में कुछ पानी सा मिला के और बच्चों को वो खिलाते रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है सितेंद्र जी। अलग अलग तरह का विदेशी फूड आ गया है, कहीं इटालियन, कहीं चाइनीज, चेडर चीज, मोजरेला, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये प्रोसेस्ड फूड कह लो आप, ये है मेन जड़। और जो जूस भी बच्चों को आजकल देने लग गए हैं ना, वो भी पैकेट वाले। सर 70 to 80% शुगर है। ओ तेरी तो। आप उसकी लेबलिंग देखोगे ना, मतलब लेबलिंग चेक करो हर प्रोडक्ट की कि उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के फुल फॉर्म चेक करो कि वो इंग्रेडिएंट्स हैं क्या। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की बैठक में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर साहिल गुप्ता, जो कि पिछले 14 साल से आयुर्वेद में और फूड एलर्जीज पर काम कर रहे हैं, और ख़ासकर बच्चों की एलर्जीज़ को लेकर इनकी स्पेशलिटी रही है। इनका रिसर्च वर्क जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया गया है। तो बाकी की बातें जानते हैं आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर साहिल गुप्ता से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सतेंद्र जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कि आज आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। आवर प्लेजर। और मास्टर जी की बैठक के सभी फॉलोअर्स को मेरा नमस्कार। एंड मैं आशा करता हूं कि आज की हमारी बातचीत सभी ऑडियंस के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाली है। डेफिनेटली। तो सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो फूड एलर्जी है, आज के दिन आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स ज़्यादा हैं, जैसे आपने अभी बैक कैमरा मुझे बताया कि आपके ज़्यादातर कंसल्टेशंस यूएस से और बाहर के देशों में रहते हैं। तो इंडिया में लोग इसके बारे में अवेयर नहीं हैं, लेकिन ये जानलेवा भी हो सकती हैं फूड एलर्जी। तो आप इसके बारे में बताइए कि फूड एलर्जी आखिरकार है क्या। इंटरनेशनली वेस्टर्न कंट्रीज में ड्यू टू इनटेक ऑफ बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव्स के साथ वाला या फूड एडिटिव्स मिक्स हैं, इस तरह का फूड बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो फूड एलर्जीज के साथ जो फूड के ये एडल्ट्रेशन कहेंगे इसको, या इसको हम कहेंगे कि फूड के जो अदर एडिटिव्स हैं, इनकी वजह से भी एलर्जीज देखने को मिल रही हैं। और इवन फूड एलर्जीज जो हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब लोग अवेयर नहीं हैं अभी इतने, मतलब रूरल में जाएंगे आप तो बहुत कम देखने को मिलता है। धीरे धीरे आप मूव करेंगे अर्बन में, जैसे मेट्रो सिटीज़ में आप मूव करेंगे तो इट्स राइट नाउ बिकम ए कॉमन डिजीज़। मीन्स बच्चों को है पर पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है कि जैसे किसी बच्चे को प्रॉब्लम अस्थमा की है, बट पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है कि उसको ये 5 साल से पहले होने वाला अस्थमा है, उसका रिलेशन मिल्क एलर्जी से भी हो सकता है। मतलब बच्चों को तो बचपन से ही हम सबसे पहली चीज जो पिलाते हैं वो दूध होती है, जो फूड के रूप में, और आप कहते हैं फूड से भी कई बच्चों को एलर्जी होती है। हाँ, फूड से मतलब अब मिल्क से बच्चों को एलर्जी हुई, दैट इज ए फूड एलर्जी, और उसको प्रॉब्लम हो रही है रेस्पिरेटरी की, मीन्स अस्थमा हो रहा है। और हमारे यहाँ पे क्या मिथ है कि अस्थमा है, रेस्पिरेटरी का ओनली डिसऑर्डर है, वी हैव टू गो टू चेस्ट एंड मेडिसिन, और अस्थमा में ट्रीट करवाना है, बच्चे को दमे की प्रॉब्लम हो गई है। बट उसका कोरिलेशन, रूट कोज फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते। है फूड एलर्जी तो है इंडिया में, बट क्वेश्चन मार्क क्या है कि हम अवेयर नहीं है। वहाँ हम इस डेफिनेशन को कहते हैं एलर्जी मार्च। मीन्स एक ट्रायंगुलर पैटर्न आपको हमेशा बच्चों में देखने को मिलता है। फूड मार्च करता है नेजल एलर्जीज की तरफ, या फूड एलर्जी मार्च करती हैं हमारी स्किन एलर्जीज की तरफ। तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन जाता है। ठीक है। वो ट्रायंगुलर पैटर्न समझना जरूरी है कि बच्चा हमारा रूट को समझेंगे तो नेजल एलर्जीज या रेस्पिरेटरी इश्यूज ठीक होंगे। अगर हम उसका रूट कॉज ही नहीं ठीक करेंगे, या तो मिल्क छोड़ दें हम, ये बच्चा पिए ही ना, ठीक है, और या फिर मिल्क बच्चा ले रहा है तो उसको हम क्योर करें कि उसको मिल्क इंटॉलरेंसी से बाहर निकालें कि वो मिल्क पी पाए, तब जाके उसका अस्थमा ठीक हो। तो ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो आपने इतने बच्चों की फूड एलर्जीज को टैकल किया है, इतना आपने रिसर्च किया है इस फील्ड में, तो आपको कौन सी ऐसी कॉमन फूड एलर्जी बच्चों में देखने को मिली है जो कि जनरली इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है या बाहर बहुत ज़्यादा होती है? देखो, हम दोनों एस्पेक्ट्स में बात करेंगे, बाहर के एस्पेक्ट्स में भी और यहाँ के एस्पेक्ट्स में भी। 2 टाइप्स ऑफ फूड एलर्जी जो हमने शॉर्ट लिस्ट की हैं अपनी प्रैक्टिस में, मतलब मेरी 14 ईयर्स की प्रैक्टिस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीनट एलर्जी, मूंगफली से जो एलर्जी है वो मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और वहाँ जैसे अमेरिकन एलर्जी स्पेशलिस्ट जो है ना, वो कोशिश करते हैं कि ऑनवर्ड 6 मंथ्स, जैसे ही बच्चा 6 महीने का हुआ, उसको आप पीनट इंट्रोड्यूस करवाएं।
अच्छा। मीन्स जितना जल्दी आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे उतना कम एलर्जीज होने के, मतलब उनका एक प्रोटोकॉल है कि डिसेंसिटाइजेशन करें हम, और जितना जल्दी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे उतनी जल्दी, मतलब उतनी कम हमें एलर्जीज देखने को मिलेंगी। ठीक है। और सेकेंडली अगर हम इंडिया के एस्पेक्ट्स में बात करें या ऑल ओवर वर्ल्ड में भी जाएं तो सबसे ज़्यादा बच्चों में मिल्क एलर्जी देखने को मिलती है। और मिल्क एलर्जी भी देखने को आप पूछेंगे कि मतलब मिल्क एलर्जी क्यों आज इतनी ज़्यादा, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड बच्चों में मिल्क एलर्जी मतलब इतनी कॉमन है, तो उसके मैं आपको बड़े अलग से रीज़न बताऊंगा, कि मतलब साइंटिफिक रीज़न बताऊंगा। अच्छा, तो मेन जो आपने अभी बताया कि बच्चों को सबसे पहली जो एलर्जी होती है कम उम्र में वो मिल्क की होती है, लेकिन ये माना गया है कि जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है, तो क्या उससे भी बच्चों को एलर्जी हो सकती है? देखो, एक बच्चा आया था हमारे पास गुरुग्राम से, लास्ट ईयर की बात है, अच्छा। और 6 साल की बच्ची थी वो, और उसको 0 मंथ से मतलब मदर मिल्क से एलर्जी थी। अच्छा। जैसे ही मदर मिल्क या ऊपर का दूध, मतलब ब्रेस्ट फीड ना लेके या फार्मूला बेस्ड मिल्क, कुछ भी मिल्क ले रहे हैं वो, तो उनको बच्चे को कॉन्स्टिपेशन, कभी कभी डायरिया, कभी हाइव्स आ रहे हैं, स्किन पर रैशेज आ रहे हैं, एब्डोमेन में पेन, ब्लॉटिंग, मतलब बहुत से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, रिकरेंट कफ एंड कोल्ड लगा रहता है। तो बच्चा मतलब चाइल्डहुड से ही रिकरेंट कफ एंड कोल्ड, 6 साल का हो गया, रिकरेंट कफ एंड कोल्ड चलता जा रहा है, वो ट्रीटमेंट करवाते जा रहे हैं। उसको हम नज़ला बोल देते हैं, फिर नजला बोल देते हैं, या वो धीरे धीरे नजला कहते हैं नीचे उतर गया, हाँ। तो वो दमा बन, मतलब अस्थमा बन गया। तो इस तरह के बच्चे जो हैं, मतलब एक एलर्जी मार्च के, अगेन मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा, एलर्जी मार्च के सफ़र से मतलब अस्थमा तक पहुँच जाते हैं। और इनको हमने, मतलब मैंने उनको 3 मंथ्स में एड्रेस किया, 3 मंथ में उनको हमने कवर किया, और आज वो बच्चा मिल्क भी ले रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले रहा है, एवरीथिंग इज टेकिंग। और उसकी मदर का गूगल रिव्यू मीन्स हमारी उस पर पोस्टेड है, मीन्स कि राइट नाउ माई चिल्ड्रन और माई चाइल्ड इज़ वेरी हैप्पी एंड ही कैन एबल टू टेक मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जन्म से भी हो सकती हैं। हाँ, तो जो फूड एलर्जी है इसके कारण होते क्या हैं बेसिकली? देखो, फूड एलर्जीज के जो हम कारणों पे जाएं, रीजंस पे जाएं, तो इंसान ही सबसे बड़ा, एक मनुष्य ही सबसे बड़ा एक रीज़न है। तो आप मनुष्य, अब कैसे रीज़न है मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हाँ जी। अब आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि जो मदर्स हैं बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा के मतलब खुशी नहीं है, उनको सिंथेटिक बेस्ड, फार्मूला बेस्ड मिल्क इंट्रोड्यूस करवा देती हैं, कम करवाती हैं, मतलब इंट्रोड्यूस शुरू करवा देती हैं इनिशियली, और ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती हैं। देखो, कुछ मदर्स की तो मजबूरी है, कोई वर्किंग वुमेन है या किसी का कोई मतलब मिल्क ही लैक्टेट नहीं कर पा रही, तो उनकी तो मजबूरी है। बट आज के दिन मतलब मैं देखता हूँ कि मदर्स को अपनी फिगर या स्पेसिफिकली ब्रेस्ट साइज को लेके इतनी कॉन्शियस हैं या इतनी इनसिक्योर हैं कि ब्रेस्ट फीड करवाना ही नहीं चाहती हैं। वो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। अच्छा। तो उसके दोनों को नुकसान है, बच्चे को भी नुकसान है, शिशु को भी नुकसान है, और मदर को भी नुकसान है। क्या क्या नुकसान है? अगर हम बच्चे पे बात करें तो देखो, आप फार्मूला मिल्क आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, ठीक है। फार्मूला मिल्क के अंदर पहला इंग्रेडिएंट शुगर होगा। आपने सुना होगा कि पहले की दादी नानी 1 साल तक या 6 महीने तक तो ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ देती ही नहीं थी बच्चे को। एग्जैक्टली। उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, कलर्स हैं, या प्रिजर्वेटिव्स हैं, फूड एडिटिव्स हैं, तो वो सारा कुछ एक तरह से सिंथेटिक फूड जो है, 6 महीने से पहले हम कह रहे हैं कि ब्रेस्ट फीड के अलावा कुछ देना ही नहीं है, वो इंट्रोड्यूस हो गया, वो इन इटसेल्फ एक एलर्जन है। तो एलर्जी की शुरुआत यहीं से हो गई। ठीक है। एलर्जी की शुरुआत होगी तो बच्चा तो एलर्जी में फॉल हो सकता है। मतलब बचपन से ही आपने उसकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर कर दी कि भविष्य ही खराब हो जाएगा बच्चे का। बच्चा मतलब फूड एलर्जीज में फॉल हो सकता है। उसके बाद पता नहीं विभिन्न तरह की किस तरह की एलर्जीज हों उसको लेटर ऑन। मदर का ये नुकसान है कि मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और प्रेगनेंसी में गेन किया हुआ वेट अगर किसी को मैनेज करना है, मतलब बैलेंस करना है, तो ब्रेस्ट फीड ही एक ऐसा ऑप्शन है। अच्छा। कि मतलब वजन जो है उसी से बैलेंस होगा। तो भाई, जो भी माताएं हैं, मोटापे से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय डॉक्टर साहब ने बता दिया कि ब्रेस्ट फीड अपने बच्चे को करवाएं। कितने साल की उम्र तक करवाना चाहिए वैसे? देखो, मेंशन तो ये है कि बच्चा 6 मंथ तक तो करवाना ही करवाना है। 2 इयर्स तक आयुर्वेद कहता है, 2 साल तक करवाएं आप। और धीरे धीरे जब बच्चा टीथिंग करना शुरू कर देता है, मतलब उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं, तो हम बच्चे को
जैसे आयुर्वेद तो इतना मतलब स्पेसिफिक है, लाइक 6 मंथ्स के बाद मतलब बच्चे को अगर हम फ्रूट इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहते हैं तो एक संस्कार होते हैं, 16 संस्कार आपने सुने होंगे। हाँ। तो उसमें से फल प्राशन, अच्छा। फल प्राशन भी एक सेरेमनी होती है, मतलब घर में बड़े जोर शोर से एक सेरेमनी, एक सेलिब्रेशन की जाती है कि आज हम अपने बच्चे को फल इंट्रोड्यूस, मतलब दूध, मदर्स मिल्क के अलावा कुछ और इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। अच्छा। तो वो धीरे धीरे वो भी साइड बाय साइड चलता रहता है, मिल्क तो चल ही रहा है। और फिर धीरे धीरे 8th मंथ पे अन्नप्राशन करवाते हैं कि अन्नप्राशन आयुर्वेद ने कहा है कि 8th मंथ पे करवाएं। 6 मंथ से 8th मंथ तक कोशिश करें कि फ्रूट्स की प्यूरी ही दें, मतलब इस तरह का कुछ राइट ही दें। अन्नप्राशन जो है आप सीरियल्स को इंट्रोड्यूस आप करें 8th मंथ में जाकर, उसकी भी एक अन्नप्राशन सेरेमनी है। हाँ। तो आयुर्वेद ने तो कहा है कि हर पल को बच्चे के मतलब एक सेरेमनी के तौर पे सेलिब्रेट करो। बिल्कुल। और दूसरा ये जो बच्चों की ही हम बातें कर रहे हैं, तो आपके रिसर्च में या आपके एक्सपीरियंस में कंसल्टेशंस के थ्रू क्या ऐसा भी आया है कि ये जो बच्चों के बेबी प्रोडक्ट्स आते हैं खाने के, अब हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन सबको पता है कि पाउडर में कुछ पानी सा मिला के और बच्चों को वो खिलाते रहते हैं। मेरे घर पे भी ये बहुत हुआ है, हालांकि मैं इसके खिलाफ हूँ, कैमरे पे बोल रहा हूँ। तो आप बताइए क्या इससे भी बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है? क्या उनको एलर्जीज हो सकती हैं आने वाले टाइम में? सर देखो, फर्स्ट मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है। और फर्स्ट मिल्क आपने सुना होगा कि मतलब एक संपूर्ण आहार है। हाँ, माँ का और दूध। इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए जरूर चाहिए इंट्रोडक्शन। आजकल क्या हो रहा है, आप कह रहे हो कि घर में आज बच्चा पैदा हुआ, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में पैदा होता है, हाँ। 3 दिन नर्सिंग केयर में रहता है, लगभग उसको उसी टाइम जो है नर्सेज जो है मेहनत तो करती नहीं कि बच्चा ब्रेस्ट फीड करके सक कर लेना, ना तो मदर मेहनत करके उसको फीड करवाना चाहती, और ना बच्चा 3 दिन तक उसको स्पून फीडिंग कर देते हैं। ठीक है। जातकर्म के बाद, जातकर्म भी बताऊंगा आपको मैं, स्पून फीडिंग के बाद बच्चा 3 दिन के बाद क्या होगा, दो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। या तो बच्चा दूध पिएगा ही नहीं, मतलब वो 3 दिन में ही भूल जाएगा कि कैसे मतलब सकिंग करनी है, या उसको प्रोसीजर, मतलब भूखा होगा तो करेगा, बट उसको आपने स्पून फीडिंग कर दी। तो बहुत बार एक मदर का जो फीड है वो आता ही नहीं है 3 दिन के बाद, और बच्चा स्पून फीडिंग पे आ जाता है। तो मजबूरी हो जाता है कि फार्मूला बेस्ड मिल्क दें। फार्मूला मिल्क बेस्ड मिल्क के अंदर कितना ही कह लें, कितना ही क्लेम कर लें फार्मूला मिल्क वाले कंपनीज कि दिस इज इक्विवेलेंट टू मदर्स मिल्क, पर होता नहीं है सर, नहीं होता, होता नहीं है। उसमें इम्यूनिटी सिंथेटिक मिल्क में आप बिल्टअप करने की सोचे तो होती नहीं है। हाँ। और फूड इज ऑल्सो द सेम सर। अच्छा, सेम है। मतलब मैं पेरेंट्स को यही गाइड करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चों को होममेड रेसिपीज बना के दें। मतलब अब जितने भी ये जो सिंथेट मतलब आप कह लो कि पैक्ड फूड है, उनमें क्या है। तो सबसे कॉमन फूड एलर्जी क्या हमें मिलती है देखने को? सर मिल्क ही है, और उसमें मैं आ रहा था उन पॉइंट्स पे कि मिल्क के भी साइंटिफिक रीजंस बताऊंगा। जैसे आज के दिन सबको पता है कि देसी गाय का दूध, अंग्रेजी गाय का दूध, वेस्टर्न काउ, सबको पता है कि ये बिना हम्प किए हैं, मतलब इन बातों का तो सबको पता है। पर ये नहीं पता कि जो हमारा मिल्क है जो डिस्टर्ब हो गया है, मतलब मिल्क की 2 वैरायटीज हैं, A1 मिल्क और A2 मिल्क। ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा लोग फैमिलियर होने लग गए हैं A2 मिल्क से। इवन फॉरेन में भी मतलब हम बात करते हैं तो वो तो मिल्क इज पॉइजन कहते हैं, मतलब जो वेस्टर्न पीपल्स हैं। अच्छा। मेरे पास लास्ट टाइम अभी रशिया से विजिट किए थे मेरे कुलीग की वाइफ थे, तो मेरे को बड़ा मुश्किल हो गया, घर में एवरीथिंग इज डेयरी बेस्ड। अच्छा। और उनको खिलाना पिलाना, शी इज मिल्क फ्री। ओ। तो मतलब हर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मतलब मिल्क फ्री, और आप सोचते हो कि मतलब अपनी बेल्ट में पंजाब एंड हरियाणा इज फॉन्ड ऑफ दूध बिना तो हमारा काम ही नहीं, डिपेंड्स अपॉन मिल्क एंड डेयरी। हमारी तो पहचान ही से बनती है दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा, तो हम करेंगे क्या बिना दूध के? तो विदेशों में दूध को या डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, इन सबको जहर माना जाता है। हाँ, मतलब पॉइजन दे हैड इवन डिक्लेयर्ड, और एक तरह से इनडायरेक्टली हाँ। आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली उन्होंने इसको माना हुआ है कि इट्स नॉट फॉर कंपेटेबल फॉर ह्यूमंस, और राइट नाउ दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स वीगन डाइट। वीगन डाइट आप देख रहे होंगे आज के दिन सब जितने भी स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स, वीगन के पीछे पड़े हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को भी उन्होंने मतलब वीगन डाइट्स एक्सक्लूजन में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सच्चाई क्या है वो आप बताइए। तो सर अब इसमें क्या होता है, जो A1 मिल्क है ना, वो वेस्टर्न काउज जो है वो A1 मिल्क यील्ड करती हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली काउज हैं, मतलब बनाई गई। अच्छा। तो जो वो A1 मिल्क देती हैं, एक तो प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना है, मास प्रोडक्शन करना है। और जो A1 मिल्क है वो इन इटसेल्फ इज ए काइंड ऑफ मिल्क जिसके अंदर आप 2 मतलब ऐसे
टॉक्सिन्स रिलीज करता है, एक हिस्टिडिन अमीनो एसिड है उसमें। अच्छा। और वो जब ब्रेक डाउन होता है, वैसे तो वो बड़ा डिफिकल्ट है ब्रेक डाउन करना, मतलब हम इंडियंस के लिए, क्योंकि वी आर बेसिकली, हमारे तो संस्कार कह लो या हमारे तो पुराना जो मिल्क है जो हम पीते आए हैं वो A2 था। अच्छा। तो वो जो A1 मिल्क के अंदर मतलब हिस्टिडिन जब ब्रेक डाउन होगा तो पहला जो टॉक्सिन रिलीज होगा वो होगा BCM7, मतलब बीटा कैजो मॉर्फिन 7। ये एक टॉक्सिन रिलीज होगा। मॉर्फिन आप समझते हैं एक ओपियोइड होता है, हाँ। तो एक तरह से मतलब नशा, एडिक्शन, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इम्पैक्ट डालेगा। तो हम एक तो पहला तो वो मॉर्फिन जा रहा है इनडायरेक्टली, और दूसरा जो एंजाइम या दूसरा जो टॉक्सिन है, सॉरी, जो दूसरा टॉक्सिन है वो टॉक्सिन है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन इटसेल्फ इज ए काइंड ऑफ एलर्जन, तो वो जब रिलीज करता है तो वो भी एलर्जी मार्च करता है, फूड, स्किन एंड नेजल। तो ये दोनों हमें गिफ्ट में मिल गए डेयरी प्रोडक्ट से। और आज के दिन आप देखोगे जितने भी पेस्चराइज मिल्क हैं या जितने भी कंपनीज हैं कुछ भी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, मतलब सर सब A1 है। के लिए, आम आदमी के लिए जो थैली वाला दूध है वो A1 मिल्क है, वो जहर है। बिल्कुल सर। अब आ रहे हैं वो भी A2 मिल्क की भी, जैसे अमूल है या कोई कंपनी है, लाइक आई एम नॉट एड्रेसिंग टू एनी कंपनी, लाइक कंपनीज जो हैं अब कर रही हैं धीरे धीरे A2 मिल्क पे आ रही हैं। फॉरेन में भी सर बहुत मतलब A2 मिल्क पे शिफ्ट हो रहे हैं जो लोग A2 मिल्क मतलब मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के फॉन्ड ऑफ हैं। और हम भी बहुत गाइड करते हैं पेरेंट्स को, मैं बहुत गाइड करता हूँ कि A2 मिल्क की तरफ शिफ्ट हो जाओ, तो A1 मिल्क छोड़ दो। हाँ, तो यहाँ से मैं ये समझाऊं कि जहाँ विदेशों में ये एक मिथ है, ये उनका मिथ नहीं है कि वही दूध जहर है, क्योंकि वहाँ जो दूध मिलता है उसमें आपने बताया ये एसिड होते हैं, तो जिस वजह से आपका डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम वो खराब हो सकता है। लेकिन जो हमारे यहाँ देसी गाय होती हैं और जो हमारे यहाँ भैंस होती हैं, उनके दूध में A2 मिल्क वो होता है, ये आप कहना चाह रहे हैं शायद, तो उसमें कोई भी हेल्थ के मतलब गलत इफेक्ट नहीं होगा। यस, मीन्स किसी को मतलब बैड इम्पैक्ट होने के चांसेस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट रहते हैं। तो जो बच्चों को फूड एलर्जी होती है उसका सबसे जो बड़ा आपने सोर्स बताया है वो दूध होता है, लेकिन पेरेंट्स को ये पता कैसे चलेगा कि मेरे बच्चे को दूध से एलर्जी हो गई है या किसी और चीज से उसको एलर्जी हुई है? ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है सितेंद्र जी। मैं इसको ना आपकी ऑडियंस को या अपने फॉलोअर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझाना चाहूंगा ताकि पेरेंट्स को हम बहुत अच्छे से गाइड कर पाएं। अब बच्चा एक नियोनेट जो बॉर्न होता है उसे हम नियोनेट कहते हैं, एंड देन 28 दिन के बाद हम उसको इन्फेंट कह देंगे। ठीक है। तो जो बच्चा जब बॉर्न होता है उसको 0 to 6 मंथ्स के अंदर एक ही उसके पास सोर्स होता है, मिल्क ओनली। तो ऐसे बच्चों को कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि उसको कॉन्स्टिपेशन है, इधर डायरिया है, या बच्चे के पेट में मतलब दर्द है, बच्चा लगातार करहा रहा है, रो रहा है, ब्लॉटिंग है, गैस बनी हुई है, या छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स हैं बच्चे की स्किन के ऊपर। अच्छा। तो आप जज करें या पीडियाट्रिक की सलाह लें, अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह लें कि उसको मिल्क इंटॉलरेंसेस हो सकती हैं। ठीक है। तो एक तो ये तरीका है बच्चों में जज करने का 0 to 6 मंथ में, क्योंकि हम कुछ और इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। और पेरेंट्स जहाँ ये गलती ना करें कि फॉर्मूला बेस्ड मिल्क इंट्रोड्यूस करें, आजकल वो भी 2 तरह के आ गए हैं, A2 और A1। लोग क्योंकि कॉन्शियस हो गए, ओके, तो वो भी आ गए हैं मार्केट में, तो A1 पे नहीं जा रहे हैं लोग, थोड़ा कॉन्शियसनेस बढ़ रही है लोगों की। ठीक है। और सेकेंडली फिर हम आते हैं 6 मंथ से 2 ईयर्स तक के चाइल्ड के अंदर। तो वहाँ पे हमें स्पेसिफिकली ये देखने को मिलता है कि जिस भी बच्चे को फूड इंटॉलरेंसेस हैं, तो फूड इंटॉलरेंसेस ने या फूड एलर्जी ने मार्च करना है, अब वो स्किन में जाने की कोशिश करेगी। अच्छा। तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस एक डिजीज का नाम है जिसको एक्जिमा भी कहते हैं बड़े हो जाने पे, या उसको चाइल्ड्स में, किड्स में एटॉपिक कहते हैं, और इसको एटॉपिक मार्च भी कहते हैं। तो स्किन की ड्राइनेस, स्किन के फ्लैक्सर्स पार्ट, स्पेसिफिकली फोल्ड्स। अच्छा। ये जो फोल्ड्स होते हैं हमारे, इनके अंदर रैशेज बने रहते हैं। आपने देखा हो किसी किसी बच्चे फुलाता रहता है सारे दिन, रैशेज हैं, उसको इचिंग करता रहता है, और पेरेंट्स अगेन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास घूमते रहते हैं। तो प्रॉब्लम एड्रेस करनी है कि फूड इंटॉलरेंसेज हैं, तो उसके कारण मतलब बच्चे को एक्जिमा हो रहा है या एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो रही है, और हमें एड्रेस करके उसको कवर करना है। थर्ड, उसको हम आते हैं अब 2 साल से 5 साल के बच्चे में। अगर आप इसको यहाँ पे मतलब एड्रेस करके क्योर या ट्रीट नहीं करते हो, तो डेफिनेटली बच्चा जो है ना वो रेस्पिरेटरी इश्यूज में जाएगा, उसको सांस की दिक्कत हो जाएगी। पहले नजले से शुरू हो जाएगी कि नाक बंद रहता है, नेजल ब्लॉकेज, कंजेशन,
जुकाम रहना, लगातार छींकें, ये सिम्टम्स उसको दिखेंगे। ये धीरे धीरे एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं इसको, धीरे धीरे ये ब्रोंकाइटिस में तब्दील हो जाएगी, मतलब रेस्पिरेटरी, मतलब चेस्ट कंजेशन, रिकरेंट कफ एंड कोल्ड। बच्चा स्कूल गया, कहते हैं जी जब से हमने स्कूल में डाला है ना, 3 साल का हुआ है यार, आजकल 2 साल में भी डाल देते हैं, जब से हमने स्कूल में डाला है ना, जब से इसको बार बार कॉन्टेक्ट में आने से ना कफ एंड कोल्ड हो रहा है। बट उसके लिए पेरेंट्स सोचते नहीं है कि इस बच्चे को पूछते हैं हम उसको कि इसको एक्जिमा था, इसको एटोपिक डर्माटाइटिस था, मतलब स्किन खुजलाता था, हाँ खुजलाता था जी, और अब ये रिकरेंट कफ एंड कोल्ड इसको इस वजह से हो रहा है। तो वहाँ उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करके मतलब चल सकते हैं, आप पता लगाते हैं। सेकेंडली फिर एनाफ्लेक्सिस एक रिएक्शन होती है, उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो एलर्जी से हमें पता चल जाए कि भाई बच्चे को एलर्जी है, नहीं, उसमें ये होता है कि लाइक पीनट है, सेसमी सीड है, तिल है, ट्री नट एलर्जी है। इन एलर्जीज में क्या होता है कि इवन एकदम स्पॉन्टेनियस सिम्टम्स निकल के आते हैं, लाइक चोकिंग हो गई, सफोकेशन हो गई, टंग स्वेल हो गई, लिप स्वेल हो गई, अडीमा हो गया, पूरे शरीर पर सूजन हो गई, बच्चे को सांस नहीं आ रहा, तो एक तरह से उसको एनाफ्लेक्सिस कहते हैं। और कुछ ही मिनटों में इवन डेथ भी हो सकती है। अभी शायद आप बाहर बता रहे थे कोई इंसिडेंट था, ऐसा इंसिडेंट था एक यूरोपियन फ्लाइट के अंदर, बच्चे को सेसमी सीड से एलर्जी थी, 16 ईयर्स का बच्चा था, 16 साल का। हाँ, और बाहर तो थोड़ी अवेयरनेस होती है, बट वहाँ कहीं फ्लाइट में क्रू मेंबर्स की या हेयर हॉस्टेस की मिस्टेक के कारण उनको कुछ ऐसा बर्गर या कुछ ऐसा फास्ट फूड सर्व हो गया जिसके अंदर सेसमी सीड थे। बच्चे ने उसको इंजेस्ट किया, खाया, इमीडिएटली विदिन 2 मिनट्स, मतलब वहाँ से प्लेन में इमरजेंसी चलो देने की कोशिश भी करें, एनीथिंग लाइक दैट, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, शी कोलैप्स। मतलब उस बच्चे की 16 साल की उम्र में मौत हो गई 2 मिनट के अंदर अंदर, सिर्फ एलर्जी की वजह से। बिल्कुल, फूड एलर्जीज की वजह से। बताओ कितना दर्दनाक है। और लेकिन ये मिथ भी है ना, क्योंकि 16 साल का आपने बताया वो बच्चा था, तो थोड़ा उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो कई बार ये मिथ है कि भाई ये जो एलर्जीज हैं ये आउटग्रो हो जाएंगी, अपने आप ये चली जाएंगी। देखो, हम कह सकते हैं क्योंकि बच्चों के हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, ग्लैंड्स डेवलप हो रही होती हैं, इम्यून सिस्टम डेवलपिंग स्टेज में होता है, वेरियस ऑर्गन्स डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, तो उम्र के अनुसार पहला स्टेज 7 ईयर देन 14 ईयर्स तक बहुत से बच्चों में एलर्जीज जो आउटग्रो हो जाती हैं। बट मैं सब जगह ये प्रूव नहीं होता, जिस बच्चे को सिम्टम्स ही सीवियर हैं उसको तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन वही है ना, अपने देसी माहौल में तो ये होता है कि थोड़ा बहुत भी छाती में तकलीफ हो रही है तो उसको मतलब कहते हैं भाई नज़ला हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, जो आपने चीज़ें डिस्कस की, तो हम इन चीज़ों को सीरियसली लेते नहीं है कि इसका जो रूट कॉज है वो कहीं फूड एलर्जी तो नहीं है। हाँ, ये मतलब पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है। दूसरा, बच्चों से थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा ही बच्चा बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स में थोड़ा दारू पीने का भी नशा सा कहीं ना कहीं होता है। तो क्या अल्कोहल जो है, जो शराब है, क्या वो भी फूड एलर्जी में आती है? बिल्कुल आती है जी, शराब भी फूड एलर्जी में। देखो, कोई चीज़ हम खा रहे हैं आहार के तौर पे है, वो भी हम उसको पी रहे हैं, वो फूड ही हो गया। तो अगर उससे किसी को एलर्जी है तो वो फूड एलर्जी में ही आएगी। शराब से नुकसान हो रहा है, एलर्जी हो रही है, ये पता कैसे चलेगा? देखो, अल्कोहल एलर्जी के सिम्टम्स जो है ना बिल्कुल स्पेसिफिक हैं। पाल्पिटेशंस मतलब हार्ट रेट बढ़ जाना, फ्लशिंग ऑफ फेस मतलब रेडनेस आ जाएगी फेस पे, स्वेटिंग होनी शुरू हो जाएगी, घबराहट, बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी पेशेंट को। तो पेशेंट को अवेयर हो जाता है कि आई एम हैविंग सम सिम्टम्स ऑफ एलर्जी आफ्टर इनटेक ऑफ अल्कोहल। ठीक है। तो अल्कोहल की एलर्जी सत्येंद्र जी स्पेसिफिकली एक एंजाइम होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, वो एंजाइम की कमी के कारण अल्कोहल एलर्जी हो जाती है। मतलब अल्कोहल के मॉलिक्यूल को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन नहीं कर पाता और पीते ही अल्कोहल एलर्जी। और ये देखने में उनको मिलती है जिनको मतलब शराब छुड़ाने की दवाइयाँ जरूरत से ज़्यादा दी जाती हैं, फिर उनको ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कई लोगों को ना दारू पीते ही उल्टी आ जाती है, तो क्या ये भी एक एलर्जी की निशानी? ये भी, हाँ, ये भी इसी में ही काउंट्स होती है। अच्छा, तो कई मतलब 1 पैक पी लेते हैं, कई लोग 10 पैक पी लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। कईयों को 1 पैक पीते ही नशा भी हो जाता है और उल्टियां भी आती हैं, तो एलर्जी, दैट इज अल्कोहल एलर्जी। हाँ, तो मतलब वो जानलेवा भी हो सकती है। अल्कोहल एलर्जी इनडायरेक्टली ईस्ट एलर्जी के कारण भी होती है। अच्छा, मतलब जितना भी फूड है, आज आप देखते हो कि फर्मेंटेड फूड प्रचलन में बहुत ज़्यादा है। कुछ भी चीज़ है खमा के बना रहे हैं, तो
पहले नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस थे। अब शराब भी बनानी है तो वो नेचुरल फर्मेंटेड, सुना होगा आपने कि मतलब मटके में मिट्टी में दबा के रख दी। हाँ, तो फर्मेंटेड वो नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस था। अब क्या है कि अब सब बेवरेजेस हैं या कोई ब्रूअर्स है, बेकर्स है, कोई और फूड है जिसमें फर्मेंटेशन की आवश्यकता है, ईस्ट डाल देते हैं। अच्छा, तो मास प्रोडक्शन के चक्कर में वो केमिकल्स डाल के उसको, जो ये नेचुरल प्रोसेस होता है, उसको स्किप कर देते हैं। स्किप कर देते। तो ईस्ट से एलर्जी जिसको है उसको भी इनडायरेक्टली शराब से एलर्जी हो गई। ओके, तो वही दारू थोड़ा कम पिए जिनको एक पैक से ही उल्टी आ जाती है। तो और दूसरा, मतलब जब एलर्जी की बात करते हैं, फूड एलर्जी की खासकर, तो जैसे जो समुद्र के आसपास लोग रहते हैं, ठीक है, तो सी फूड से कईयों को एलर्जी हो जाती है, जैसे मछली होगी, केकड़ा हो गया, कार्ब्स वगैरह, इनसे हो जाती है सबको। तो क्या अगर उनको सी फूड से एलर्जी हो रही है तो क्या सारे ही नॉन वेज जो फूड होते हैं उनसे एलर्जी होगी उनको? नहीं, ऐसा नहीं है। मीन्स सी फूड के अंदर ना स्पेसिफिकली एक प्रोटीन देखने को मिलता है, ट्रोपोमायोसिन। अच्छा, तो वो जिसको ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन से एलर्जी है तो उसको स्पेसिफिक उसी नॉन वेजिटेरियन डाइट से एलर्जी होगी जिसमें ट्रोपोमायोसिन है। ओके। तो जिस वेजिटेरियन डाइट में ट्रोपोमायोसिन नहीं है तो नहीं देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा ये ट्यूना और श्रिम्प में देखने को मिलता है ट्रोपोमायोसिन। तो अब तक हमने ये तो बातें कर ली कि भाई किसको किससे फूड एलर्जी हो सकती है, लेकिन जब हमें एक बार इसका डायग्नोसिस हो जाए, हमें पता चल जाए कि भाई इस बंदे को फूड एलर्जी है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, तो क्या उसको ठीक किया जा सकता है? डेफिनेटली ठीक किया जा सकता है। अगर समय पे इलाज हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मतलब देखो, ये तो डेफिनेट है कि जितना एलर्जीज जितनी पुरानी होंगी, जितनी क्रॉनिक होंगी, उतना डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना। जितना मान लो हम फर्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं फूड पे और इजी है, फिर हम मार्च आगे बढ़ रहा है, लाइक मिलिट्री मार्च करती है तो ये एलर्जीज मार्च करती चली जाती हैं। अच्छा अच्छा। तो अब स्किन में पहुंच गया बच्चा, वहां से थोड़ा सा और समय ज़्यादा लगेगा। नेजल रेस्पिरेटरी में पहुंच गया, उसमें और समय ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे बहुत से ऐसे केसेस हैं मेरे पास, बच्चे अस्थमा के आते थे, आज साइकिलिंग कर रहे हैं। ओह ग्रेट। लेकिन जिन चीजों से उनको एलर्जी होती है, तो क्या वो एलर्जी ताउम्र रहती है या वो ठीक हो जाती है फिर? बिल्कुल ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जिनको जिससे एलर्जी है वो ताउम्र रहेगी। वो ट्रीटमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। आयुर्वेद ही एक ऐसी पैथी है जिसके अंदर स्पेसिफिकली फूड एलर्जीज का ट्रीटमेंट है। अच्छा। अब मेरे पास एक पेशेंट, ऑनलाइन कंसल्टेशंस मैं करता हूँ, तो मेरे पास यूएसए से एक पेशेंट थी, तो उसने मुझे बताया कि मुझे व्हीट एंड ग्लूटेन इंटॉलरेंसेस हो गई, मतलब व्हीट एंड ग्लूटेन एलर्जी हो गई। हाँ, गेहूं खाने पे। ये बड़ा सुनने में मिलता है आजकल, और ये फूड भी आजकल बड़े लोगों में, सेलिब्रिटीज में फेमस है, ग्लूटेन फ्री, मतलब वो फूड खाते हैं। तो ये क्या चक्कर है, तो बताना एक बार। 32 ईयर्स की फीमेल, हाँ, और मैंने कहा कि एक्वायर हो गई। अब इसको कहते हैं कि ये तो जो व्हीट एंड ग्लूटेन एलर्जी है वो तो जन्म से होगी, ठीक है, बाय बर्थ होगी। इसको सीलियक डिजीज भी कहते हैं। तो उसको 32 ईयर्स की एज में एलर्जी हुई। वहाँ से हम उसकी मतलब हिस्ट्री लेते लेते पहुंचे कि पहले मैं आशीर्वाद, मतलब या कोई इंडियन फ्लोर खाती थी वहाँ रहते हुए। हाँ, नाम और बीप कर देना भाई। मतलब ये जो आटा आ रहा है आजकल पैकेट्स में, ये खा रही थी वो? हाँ। अच्छा। तो देन उसने चेंज किया, कुछ टाइम से वो कनाडा की किसी कंपनी का आटा खा रही है। और वो खाने के 6 मंथ्स के बाद मेरे को जो है ना, वीट से इंटॉलरेंसीज हो गई, कॉन्स्टिपेशन रहने लगी, माइग्रेन, कांस्टेंट माइग्रेन पेन तक आ जाते हैं इससे, ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये सब बना हुआ है। तो उसको हमने विद इन 3 मंथ्स कवर किया कि इसको ऐसा, मतलब अब एक्वायर एलर्जीज भी कवर हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सवाल बीच में अचानक से उठ ही गया है आटे वाला, कि आज के दिन मतलब चक्की पे तो जाना लोगों ने ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है। तो ये जो आटा हमें पैकेट में मिलता है, तो क्या ये सेफ है? आप ये बता दो बस। देखो, कोई भी फूड प्रोडक्ट है जिसको आप पैक्ड करोगे तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स तो डालना पड़ेगा। अब आटे की जो बैग है उसके ऊपर 6 मंथ्स की सेल लाइफ होती है। अच्छा। कि 6 महीने तक आप उसको उपयोग में ला सकते हो। ठीक है। तो आप घर में आटा पीसो, उसकी कितने दिन की लाइफ होती है? 15 दिन। 15 दिन। और आयुर्वेद कहता है 1 वीक। अच्छा। तो अगर उस आटे को आपको 6 महीने तक एक पैकेट में बंद रखना है और चलाना है तो उसमें कुछ ना कुछ तो केमिकल्स डालने पड़ेंगे ना। तो जितना भी ये आटा आज के दिन मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है, करोड़ों अरबों की कंपनियां बन गई हैं, सिर्फ हम क्या हो गए हैं? हम लेजी हो गए हैं। लेजी हो गए, है ना? प्रिजर्वेटिव्स हम जो है ना, खाना हमारी मजबूरी हो गई है। हम क्यों खाएं प्रिजर्वेटिव? जब अगर हम मेहनत करेंगे, आटा घर में ग्राइंड करेंगे, तो क्या हमें जरूरी है प्रिजर्वेटिव खाना? अब उसमें प्रिजर्वेटिव के साथ कुछ और भी मतलब एडिटिव्स होते ही हैं।
वो खराब ना हो। वो देखोगे कि आप ज़्यादा वाइट भी फ्लोर होता है, बिल्कुल मतलब मैदे जैसा ही होता है। दिखने में अच्छा लगता है। हाँ, रोटी भी फूली फूली आती है। हाँ हाँ, रोटी भी फूल जाती है तो घरवालियाँ वैसे खुश हो जाती हैं कि अरे देखो मेरी रोटी कितनी अच्छी बन रही है। ये नहीं पता कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि खुद के लिए और पूरे परिवार के लिए कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक है। इसीलिए आजकल ये कैंसर वैंसर जैसी बीमारियां हर दूसरे घर में सुनने को मिल रही हैं, बड़े पीक पे हैं। और एलर्जीज की जहाँ तक बात आ रही है, क्या इसकी एक वजह जो फास्ट फूड, ये हम बाहर चाट पकौड़ियाँ, ये मोमोज, ये जो जितने चाट भंडार खुले पड़े हैं, तो इनसे भी क्या हमारे नुकसान हो रहे हैं? सर हमारे इंडियन जो रेसिपीज थी ना, लाइक गोलगप्पे या टिक्की या समोसे, जैसे हम भी स्कूल्स की कैंटीन में खाते थे ये सब देसी तरीके से हम अपना फूड जो हमारा था, पकोड़े घर में बनते थे, आज भी बनते हैं, खाते हैं। ठीक है। तो एज सच इस तरह की एलर्जीज जो है ना नहीं आई थी। ठीक है। और सब कुछ कूल था। अब हम आते हैं जो ये अलग अलग तरह का विदेशी फूड आ गया है, कहीं इटालियन, कहीं चाइनीज, कहीं फूड में चेडर्स, चीज, मोजरेलास, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, कहीं अजीनोमोटो का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये प्रोसेस्ड फूड कह लो आप, ये है मेन जड़। तो ये करेंगी ही प्रॉब्लम। इंडियन रेसिपीज का कोई ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो एक चाइना में जो ट्रेडिशनल चाइनीज आपने मेरे को बाहर भी बताया था, जो एक उनकी मेडिकल जो प्रैक्टिस होती है, TCM, हाँ, तो उसने मतलब कि आयुर्वेदा की तरह अपना जो तरीका है उसको क्या कर रखा है, प्रिजर्व कर रखा है वहीं के लिए। तो वो आपको क्या लगता है, वो एक आयुर्वेद का ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बना दिया है उन्होंने? मतलब अपने यहाँ इंडिया में तो आयुर्वेदा है, उनका चाइनीज का भी एक तरीका अलग आपने बताया था। देखो, जो हमारी पैथी है आयुर्वेद, वो अल्टरनेटिव मेडिसिन में है आज भी इंडिया में। ठीक है। और जबकि आयुर्वेद का जो कह लो कि इतिहास या ये प्राइमरी होना चाहिए था, सेकेंडरी नहीं। और चाइना वालों ने अपनी TCM को आज भी प्राइमरी रखा हुआ है। अच्छा। उन्होंने और पैथीज को सेकेंडरी में डाला हुआ है। तो ये एक मतलब क्वेश्चन है कि मतलब व्हाई वी आर ऑन, तो हम तो अल्टरनेटिव। सर आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि क्योंकि हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रिजर्व्ड फूड खाते जा रहे हैं, ठीक है, टाइम कम हो रहा है हम सबके पास, तो जो भी कुछ थैलियों में पैकेट्स में मिलता है हम उठा के ला रहे हैं, ठीक है, और दूध भी थैली वाला, दही भी थैली वाला, सब कुछ ये चल रहा है। तो इससे हमें कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है? सर देखो, आज़ादी के बाद से ना हम कॉलोनिज्म से अफेक्टेड हैं, और एक पावरफुल कंट्री है वो दूसरे कंट्री को मतलब इन्फ्लुएंस में ले ही लेता है। मींस वी ट्राई टू फॉलो एलोपैथी, और हम सोचते हैं कि हम आपसे ही बेहतर करके दिखाएंगे एलोपैथिक ट्रीटमेंट। तो वो कॉलोनिज्म से अफेक्टेड लॉन्ग टाइम से हैं, 200 साल गुलाम रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही। और सेकेंडली जो है आयुर्वेदा जो है ना, एक ऐसी लैंग्वेज में है, एंशियंट लैंग्वेज है, 5000 साल पुरानी लैंग्वेज है संस्कृत, और अब तो मान भी लिया गया है कि मतलब सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। तो आयुर्वेद जो है संस्कृत में मेंशन है। और आप बताओ कि संस्कृत जो है हमारे स्कूल्स में कौन से लेवल पे, कौन से स्टैंडर्ड पे इंट्रोड्यूस होती है बच्चों को, 4th में या 6th में? तो जब संस्कृत कोई और टफेस्ट लैंग्वेज डिक्लेयर किया हुआ है, और 5 या 6 साल बस पढ़ाई जाती है, उसके बाद ऑप्शनल है। हाँ। तो अगर वो ऑप्शनल हो गया तो हम कैसे अपनी आयुर्वेदा को अल्टरनेटिव से प्राइमरी में लेके आए, जब हमारी लैंग्वेज ही बैरियर बना हुआ है, कि संस्कृत ही लैंग्वेज बैरियर बना हुआ है। तो एक ये स्पेसिफिक रीजन है। और दूसरा, जो एलोपैथी थी ना सर, वो इक्वालिटी दर्शाती थी। मतलब कॉलेजेस खुले, मेडिकल कॉलेजेस ओपन हुए एलोपैथी के, सबको सीखने को मिल रहा है। आयुर्वेद क्या था, जनरेशन टू जनरेशन था। एक वैद्य ने अपनी जो नॉलेज है अपने परिवार तक या अपने बेटे तक ही सीमित रखी, या अपने बच्चों तक ही सीमित रखी, बिल्कुल, मतलब उसको बढ़ाया नहीं, या कॉलेजेस नहीं थे। मैं आपको बताऊं तो 1835 में इंडियन मेडिकल कॉलेज पहला एलोपैथी का कलकत्ता में ओपन हो गया था। ओके। और 1865 में संस्कृत कॉलेज के नाम से जयपुर में पहला आयुर्वेद का बेसिक पढ़ाने के लिए कुछ ओपन हुआ था। ठीक है। तो आप देखो कि मतलब इसके बीच में भी काफी गैप हो गया। ये साजिश है एक तरीके से देखा जाए तो, मतलब वो कॉलोनिज्म है। और उसके बाद 1958 में एक उडुपा कमेटी थी, उसने उस टाइम पे गाइडलाइन दी थी गवर्नमेंट को कि आप हर मेडिकल कॉलेजेस में एक आयुर्वेद का वार्ड बनाएं, जिससे कि आयुर्वेद प्रमोट हो। वो सर 2014 में इम्प्लीमेंट हुआ है। बताइए कब हुआ है? जब 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अलग से बनी है सेपरेटली, तब जाके वो इम्प्लीमेंटेशन में आया है। तो बहुत लेट है हम।
बहुत लेट है। तो सर आपने जैसे बात की कि एलोपैथी और जो अपना ये आयुर्वेद है, तो इन दोनों में मेन डिफरेंस आप क्या देखते हैं, और जिस तरीके से हम समस्याओं की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को ऐसे नहीं देख रहे कि भाई इलाज तो मिल रहा है, जैसे कैंसर हो गया, लेकिन ये हो क्यों रहा है, हम जड़ तक जाने के लिए आयुर्वेद ज़्यादा जरूरी लग रहा है। सर देखो, आयुर्वेद में और एलोपैथी में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि आयुर्वेद रूट कोज को कहता है, उसका प्रिंसिपल होता है कि रूट कोज को क्योर करो, एंड इज बेटर देन क्योर। ओके। एलोपैथी क्या कहती है, कोई बीमारी हो गई आपको, अब सिम्टोमेटिकली उनको ट्रीट करना पड़ेगा, तो दे ऑलवेज सजेस्ट कि सिम्टोमेटिकली हम आपको कवर करें। आ गई बीमारी, रूट कोज से पहले हम सिम्टम्स को कवर करें ताकि पेशेंट को लगे कि मेरे को आराम है। तो आपके पास एलर्जीज की जो कंसल्टेशंस आती हैं, तो वो क्या सिर्फ बच्चों की रहती हैं या बड़ों की भी रहती नहीं, एडल्ट्स की भी रहती हैं। ओके। तो आप कोई ऐसा केस बताएंगे जिसने आपको खुद हैरान कर दिया हो, और फिर आपको उसको ट्रीट करने के बाद थोड़ा लगा हो कि भाई हाँ आयुर्वेद बेस्ट है और जो मैंने फील्ड चुनी है ये सबसे सही है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? सत्येंद्र जी, अभी मैं अपने एक मित्र के साथ बैठा था, वो भी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया, उनके मन में भी ये भ्रम था कि आयुर्वेद से पेशेंट ठीक नहीं होते, खुद आयुर्वेदिक कंसल्टेंट होते हुए। हाँ। और आयुर्वेदा मतलब आज के दिन कुछ बचा नहीं है, जड़ी बूटियां नहीं बची हैं। मैं आपको पर एक केस की बात करूंगा, करनाल से है मेरे वो केस, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ठीक है। वो फीमेल पेशेंट जब मेरे पास आज से 1.5 साल पहले पहुंचे, तो एक टर्म है डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा। अच्छा। मतलब चमला आपने सुना होगा, ध्यान नहीं आ रहा जी। तो उसमें डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा ना हाथों, पाम्स और सोल्स, हाथ और पैरों पे एक तरह से क्रैक्स, सोर्स, अच्छा, मतलब अच्छा। बहुत बुरी तरह से फट जाना, बहुत बुरी तरह से डीप वुंड्स हो जाना, मतलब कुछ आप मतलब कुछ करने लायक बचते नहीं हो, मतलब कुछ उठाने लायक भी, कुछ आपको उठाना है तो पेन है, आपको ब्लड निकल रहा है, मतलब बहुत क्रिटिकल पोजीशन में मेरे पास वो पहुंचे थे। ठीक है। और इवन आप नाइफ लेके ना ऐसे कट कर दो, इस तरह के उनको सोर्स थे। तो वी ट्रीट एंड इट विल टेक राउंड अबाउट 1.5 ईयर। अच्छा। मेरे पास अभी वो विजिट किए थे लास्ट 10 डेज पहले, हस्बैंड वाइफ। तो वो मेरे को ये बोले कि डॉक्टर साहब, जिन्होंने इनके हाथ और पैर पहले देखे थे ना, उन ये बताओ कि भाई तुम ठीक कहाँ से हुए हो, तुम ठीक कैसे हुए हो। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे क्रिटिकल केस था। ओके। और मुझे भी 1.5 ईयर्स लग गया, उनकी पेशेंट की भी पेशेंस थी। देखो, पेशेंट भी नहीं रुकते हैं। हाँ, ये जो आपने बात की ना पेशेंस की, तो आयुर्वेदा का अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो पेशेंस जरूरी है, उसमें रिजल्ट आने में टाइम लगता है। रिजल्ट आने में टाइम लगता है, पेशेंट को भी पेशेंस रखनी पड़ेगी। और कोशिश तो हम करते हैं कि 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में पेशेंट को कवर करें। हम बहुत पेशेंट्स को 3 to 6 मंथ्स में कवर करने की कोशिश करते हैं और रिजल्ट्स देते हैं। बट जिसकी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, आपकी प्रॉब्लम सालों की है और उसको आप कवर करने में भी समय लग जाएगा। बिल्कुल। और स्पेसिफिकली मतलब वो हस्बैंड इतने खुश थे, उनके हस्बैंड ने भी मतलब यूं कहा कि डॉक्टर साहब मेरे को फैटी लीवर है, मेरा भी ट्रीटमेंट शुरू करो। मुझे पता ही नहीं था कि आप लीवर पे भी काम करते हो। मैंने कहा यार ये सारी प्रॉब्लम लीवर से ही तो जुड़ी है। सही बात है। आपने अब तक एलर्जीज की बात की, बच्चों की एलर्जीज में आपकी स्पेशलाइजेशन है, तो इसके अलावा आयुर्वेदा में आप किस और फील्ड में मतलब ट्रीटमेंट आप करते हैं? ये तो आपका स्पेशलाइजेशन पार्ट हो गया, और क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? सर देखो, एक कहावत सुनी होगी आपने कि सारे जो रोगों की समस्या है वो है हमारा पेट। यहाँ से तो पेट खराब है या प्रॉब्लम है तो जितने भी रोग हैं वो वहीं से स्टार्ट होते हैं। तो हमारा जो फूड एलर्जी है, अब हम फूड को ही ट्रीट कर रहे हैं तो हम फर्स्ट पॉइंट को ही हमने पकड़ा हुआ है। तो कोई भी बीमारियां हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, क्रॉनिक से क्रॉनिक प्रॉब्लम है, और मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं बहुत सी ऐसी जिनको हम एड्रेस करते हैं। तो मोस्टली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो फूड से रिलेटेड ही मैं मानता हूँ होती हैं। अगर आप आहार अच्छा खा रहे हो, आहार संतुलन में खा रहे हो, पौष्टिक आहार खा रहे हो, नेचुरल खा रहे हो, तो भाई स्वस्थ ही रहोगे। सिंपल सी बात है। अपनी ये गाड़ी है एक तरीके से, इसमें अगर पेट्रोल बढ़िया वाला डालोगे तो इंजन बढ़िया रहेगा, गाड़ी अच्छी चलेगी, एवरेज अच्छी मिलेगी। और आप इसमें कूड़ा कचरा डालोगे, पानी मिला हुआ पेट्रोल डालोगे, तो फिर ये कहीं लड़खड़ा के गिर जाए, इंजेक्टर खराब होंगे कहीं। दिक्कतें आएंगी। तो अब मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स के लिए आप कोई ऐसा स्पेसिफिक मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो अपने बच्चों को इन सब फूड एलर्जी से बचा सकें? प्रिकॉशंस क्या रख सकते हैं पेरेंट्स? सत्येंद्र जी, हम स्टार्ट करते हैं बच्चे के बर्थ से। ठीक है। जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है
तो आजकल अट्रैक्टिव ऑयल्स, मसाज के लिए ऑयल्स या अट्रैक्टिव कॉस्मेटिक्स बहुत चले हुए हैं, प्रचलन में हैं हाँ, कि न्यूबॉर्न को ये लगाएं, शैम्पू। हाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे किसी न्यूबॉर्न को आप कुछ भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अगर मान लो किसी ऑयल के अंदर आलमंड्स हैं, बादाम है, बादाम का तेल है, या कोई एवोकाडो ऑयल है, अब आप उसको स्किन पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो 20 सेकेंड्स के अंदर अपने सिस्टम में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। मतलब एक तरह से वो फूड एलर्जन का ही काम कर सकता है। अगर उस बच्चे को उससे प्रॉब्लम हो तो वो एलर्जन का काम कर सकता है। तो आपने 6 महीने से पहले, जो कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिवली करवानी है, उससे पहले ही आपने मतलब फूड जो है इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा सर पाउडर बहुत लगाते हैं बच्चे, टेल्कम यूज़ करते हैं सर। तो मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा सर कि हमारा जो देसी घी है ना, हम एक जात कर्म करते हैं। जैसे बच्चा बॉर्न हुआ तो आपने देखा होगा दादा नाना या कोई ओल्ड पर्सन ऑफ द फैमिली बच्चे को मतलब शहद, घी अनइक्वल क्वांटिटी में, इक्वल में नहीं, और स्वर्ण, सोना, आजकल तो अंगूठी पे लगा के ऐसे चटा देते हैं हल्का सा कि चलो भाई उसको, आयुर्वेद में। और उससे वो क्यों दिया जाता है कि उसको इंट्रोडक्शन पहले दिन करा दिया इस चीज का। इस स्वर्ण, इसको स्वर्ण प्राशनम कहते हैं, स्वर्ण प्राशनम करवा दिया उसको। और स्वर्ण प्राशनम करवाने के बाद वो फर्स्ट जो स्टूल मेकोनियम अपना इजिली पास कर ले और उसकी एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। शहद में भी पॉलन्स होते हैं, ठीक है, घी हमारा नेचुरल हो गया। तो मैं कहूँगा कि देसी घी से मसाज करें। ओके, देसी घी की मसाज आयुर्वेद में मेंशन की हुई है कि आपको सिर्फ ओनली एंड ओनली देसी घी यूज करना है, वो फर्स्ट ऑप्शन है, बेस्ट। तो वहां से एलर्जीज की शुरुआत नहीं होगी या बहुत चांसेस ही नहीं है। हाँ। और देसी घी में जो मिल्क में प्रोटीन होता है, कैजिन, बीटा कैजिन प्रोटीन, जब हम सही एक्चुअल मेथड से, बेलोना मेथड जिसे कहते हैं, घी बनाते हैं, तो वो प्रोटीन जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है, रहता ही नहीं है। तो घी सबसे बेस्ट है बच्चों को। सेकेंडली मैं पेरेंट्स को ये भी गाइड करूंगा कि अपने बच्चों को, लाइक आपने टोमेटो सॉस भी अगर खिलानी है ना, तो उसको घर में बनाने की कोशिश करो। आप उसकी लेबलिंग देखोगे ना, मतलब लेबलिंग चेक करो हर प्रोडक्ट की कि उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के फुल फॉर्म चेक करो कि वो इंग्रेडिएंट्स हैं क्या। तो आप आलस मत करो, कोशिश करो कि जो मदर्स हैं वो कोशिश करें, या आज के दिन तो फादर भी मतलब पेरेंटिंग में ही आते हैं, तो दोनों मिलके कैसे ना कैसे, मतलब जितनी भी होममेड रेसिपीज हैं, जो भी बच्चा, देखो बच्चा तो मांगेगा, बच्चा चॉकलेट मांगता है, बच्चा चिप्स मांगता है, और माँ बाप को जबरदस्ती देनी पड़ते हैं। बच्चा तो मांगेगा। आप चिप्स मांग रहे हैं तो आप कोशिश करो बनाना चिप्स या पोटैटो चिप्स आप घर पे उतार के दें। सॉसेज आप घर पे बनाएं। तो प्रोडक्शन पहले करते ही थे, कहाँ पैकिंग का फूड था सर? नहीं था, सही कह रहे हैं। पहले पैकेट्स, अब ये जो अट्रैक्टिव पैकेट्स आपको इतने देखने को मिलते हैं, और करोड़ों अरबों की कंपनियां, बड़ी बड़ी हजार, तो वो कहाँ थी? तो ये एक मैसेज है कि ये इसको फॉलो करें ताकि एलर्जीज कम से कम। हाँ, तो बच्चों को पैकेट फूड से भी, और जितने भी ये चिप्स, चॉकलेट, ये जितनी भी चीजें आती हैं, लिक्विड भी पीने के, और जो जूस भी बच्चों को आजकल देने लग गए हैं ना, वो भी पैकेट वाले। सर 70 to 80% शुगर है। ओ तेरी, तो 70 to 80% शुगर, तो आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान करेगी। बच्चों को जहर दे रहे हो एक तरीके से। तो दोस्तों समझ जाओ, आप भी अगर पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो आपने जो गलतियां नहीं करनी है, और जो पेरेंट्स हैं जो गलतियां कर रहे हैं, उससे थोड़ा बचें और डॉक्टर साहब की बात माने, ताकि ये ना हो कि कल को आपके बच्चे को भी कोई तकलीफ हो जाए, तो फिर आपका जो दिल, दिमाग और जो पैसे हैं, सब कुछ हिल जाएगा, है ना। तो डॉक्टर साहब, आज बड़ा अच्छा, मतलब एक नॉलेजेबल सेशन रहा, बड़ा मेरे को दिल से अच्छा लगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मैं ये वीडियो दिखाऊंगा मेरी वाइफ को और कहूँगा कि भाई देखो आप क्या कर रहे हो, है ना। और ये सभी पेरेंट्स को देखनी चाहिए, और एक ना रियलिटी, एक अवेयरनेस अपने अंदर रखें कि भाई हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। तो A1 दूध, जो ये देसी गाय का दूध निकाल के दूध ये लेके आते हैं, उसको थोड़ा दूर रखो, देसी गायों को। और फूड एलर्जीज से अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड, तो डॉक्टर साहब का मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इनसे आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके नंबर वगैरह सभी आपको कमेंट में भी मिल जाएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस डिस्कशन से डॉक्टर साहब ने जो भी हमारे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, हम सबको फ़ायदा होगा और एक स्वस्थ ज़िंदगी हम जिए। तो डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब का आज यहाँ आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। थैंक यू।